तो कैबिनेट मिशन भारत में आया मार्च 1946 में और अपने कुछ प्रस्ताव सामने रखे। तो वो जो प्रस्ताव था कैबिनेट मिशन का, क्या प्लान था, वो किस उद्देश्य से भारत आई थी, वो पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। कांग्रेस, इसका जो कैबिनेट मिशन का जो प्लान था उसमें पहला पॉइंट था रिजेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान बिकॉज द पाकिस्तान एज डिमांडेड बाय मुस्लिम लीग इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन। मुस्लिम लीग ने जिस रूप से पाकिस्तान मांगा था, मुस्लिम लीग का कहना था कि हमको पंजाब, सिंध, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और असम, इन 6 राज्यों को मिलाकर के पाकिस्तान बनाया जाए, ये डिमांड किया था मुस्लिम लीग ने। लेकिन दिक्कत ये थी इस बात को मानने से, कांग्रेस ने ये 6 राज्यों की डिमांड की ही इसलिए थी क्योंकि उसका कहना था ये मुस्लिम यहां पर ज्यादा है, ठीक है, मुस्लिम मेजॉरिटी वाले हैं। लेकिन कैबिनेट मिशन ने कहा कि वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी तो है लेकिन हिंदूज भी हैं, और 2-4-5% नहीं, काफी संख्या में हिंदूज हैं। इसलिए जिस रूप में मुस्लिम लीग पाकिस्तान मांग रही है उस रूप में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नहीं मिलेगा, अर्थात पाकिस्तान की डिमांड कैबिनेट प्लान में मानने से इनकार कर दिया गया था। उदाहरण के लिए हम देखें, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 38% हिंदूज थे और ईस्टर्न इलाके में जहां पर उड़ीसा और आपका बंगाल वाला इलाका है वहां 48% हिंदूज थे। तो इतनी बड़ी हिंदू संख्या को पाकिस्तान में चले जाना केवल इस आधार पर कि यहां पर मुस्लिम है, यह कैबिनेट मिशन को ठीक नहीं लगा। दूसरा पॉइंट, ग्रुपिंग ऑफ एडजस्टेड प्रोविंसेस इनटू 3 ग्रुप्स। पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान की मांग तो नहीं मानी गई, लेकिन जो 11 प्रांत थे उस समय भारत में, उन 11 प्रांतों को 3 भागों में विभाजित किया गया, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप ए, इसमें 6 वो प्रोविंस थे जिनमें हिंदुओं की संख्या मेजॉरिटी थी, ज्यादा मुसलमान, हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। इनमें 6 प्रांत थे, बिहार, बॉम्बे, उड़ीसा, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस और यूनाइटेड प्रोविंस। ग्रुप बी में 3 प्रोविंसेस थे जिसमें मिक्स्ड पॉपुलेशन पाई जाती थी, यानी ना हिंदू मेजॉरिटी में थी ना मुस्लिम मेजॉरिटी में थी। ये थे पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का ही एक हिस्सा था बलूचिस्तान, ये एक सेपरेट प्रोविंस नहीं था, ठीक है। तो 3 प्रोविंसेस ये थे और 2 प्रोविंसेस ग्रुप सी में रखे गए थे जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, और ये थे बंगाल और असम, ठीक है। तो मुस्लिम लीग का कहना था कि 3 प्रांत ये और 2 प्रांत ये, 5 और एक जो है यूनाइटेड प्रोविंस का एक इलाका, तो 6 प्रांतों में ये मिलाकर के पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो 3 प्रकार से डिवाइड किया गया प्रांतों को, ठीक है। और इन तीनों प्रांतों में जो ए होगा, ए कैटेगरी के जो प्रांत हैं, 6 प्रांत हिंदू डोमिनेटेड, वहां पर थोड़े थोड़े मुसलमान होंगे। जो मुस्लिम डोमिनेटेड सी ग्रुप के प्रोविंस है वहां भी कुछ हिंदूज होंगे। तो उन सारे हिंदुओं का और सारे मुसलमानों का, यानी जो जहां माइनॉरिटी होगा उनके इंटरेस्ट की रक्षा करना भी वहां की प्रांतीय सरकारों का दायित्व होगा। यानी यह कहा गया था कि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं करते, लेकिन हम डिक्लेयर करते हैं कि बंगाल और असम मुस्लिम बहुल इलाके हैं, यहां मुस्लिमों का शासन होगा, लेकिन यहां पर रहने वाले हिंदुओं का जो माइनॉरिटी है उनका टेक केयर भी इन प्रांतों को करना पड़ेगा। उसी प्रकार इन 6 प्रांतों में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है और हिंदू मेजॉरिटी में है, तो यहां की सरकार शासन व्यवस्था हिंदुओं के हिसाब से होगी, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी का ध्यान भी रखा जाएगा। यह व्यवस्था की गई थी, विभाजन को टालने का कोशिश किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, a constituent assembly to be formed through election by provincial assemblies by the way of PR माने proportional representation। इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक मेथड होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसके माध्यम से जो असेंबली चुनी गई है उनके चुने चुनाए मेंबर्स एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव करेंगे, जिसमें 389 मेंबर्स होंगे, 296 ब्रिटिश इंडिया के मेंबर्स होंगे और 93 प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर होंगे। और इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी में डिटेल से कर लिया है, इसलिए मैं यहां पर बहुत गहराई पर नहीं जाऊंगा। अगली बात, प्रोविंसेस विल हैव फुल ऑटोनॉमी। ये मुस्लिम लीग की डिमांड बहुत पहले से थी कि प्रांतों को फुल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, तो ये बात कैबिनेट मिशन में मान ली गई थी। रेसिड्यूरी पावर ऑफ प्रोविंसेस, ये भी मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो ना तो वायसराय के पास हो, ना सेंटर के पास हो, वो प्रोविंसेस के पास हो। इस बात को कैबिनेट मिशन ने मान लिया। प्रिंसली स्टेट्स विल
नो लॉन्गर बी अंडर ब्रिटिश पैरामाउंसी। इसके पहले तक जो प्रिंसली स्टेट थे वो 70-80% स्वतंत्र थे, 20-30% वो ब्रिटिश सर्वोच्चता के अधीन रह करके काम करते थे, खास करके डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स ऐसे मामलों में। इस योजना में यह कहा गया कि प्रिंसली स्टेट पूर्ण रूप से ब्रिटिश सर्वोच्चता से आजाद है, उनके ऊपर हमारा कोई बस नहीं है और अब वो स्वतंत्र होंगे कि आने वाली जो सरकार भारत में बनेगी, अब यूनाइटेड बनती है या डिवाइडेड बनती है, मुस्लिम लीग की बनती है या कांग्रेस की जिसकी भी बनेगी, उसके साथ प्रिंसली स्टेट्स अपना नेगोशिएशन, अपना एग्रीमेंट करने के लिए आजाद होंगे, स्वतंत्र होंगे। एन इंटरिम गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम सीए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के माध्यम से एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और फिर वो अंतरिम सरकार तब तक देश में, भारत देश में राजकाज का काम करेगी जब तक कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकल आता। कुल मिला के कैबिनेट मिशन में 3 टियर सिस्टम, त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई थी, जिसमें एक तो सेंटर था, दूसरे में प्रांत थे और तीसरे में प्रोविंशियल ग्रुपिंग्स। प्रोविंशियल ग्रुपिंग्स माने ये प्रिंसली स्टेट्स के बारे में कहा गया था, ठीक है। तो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं यहां पर बनाई गई थी। अब आगे देखते हैं रिएक्शन। शुरू में तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग का तो एक पक्का इरादा 1906 से ही था, ठीक है। वो एक मुस्लिम स्कॉलर है, वो कहते हैं हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। तो ये वाली उनकी विचारधारा 1906 से थी। तो वो तो थोड़ा मोड़ा कंप्रोमाइज कर लेते थे, लेकिन उनका अल्टीमेट संकल्प यही था कि हमें तो एक अलग पाकिस्तान चाहिए ही। तो शुरू में मुस्लिम लीग, कांग्रेस दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ ऐसी बात मुस्लिम लीग को ठीक नहीं जमी। उनको लगा हम हिंदुओं में भरोसे हो जाएंगे, ये तमाम बातें। तो अल्टीमेटली जब शुरू में एग्री कर गए तो इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हेल्ड ऑन जुलाई 1946, जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में के लिए जो चुनाव होने थे उसमें भाग भी लिया मुस्लिम लीग ने। लेकिन भाग लेने के बाद जब उसको लगा कि इसमें कांग्रेस की ज्यादा सीट आ गई, कांग्रेस ज्यादा मात्रा में सीटें जीत गई है, यहां तक कि जिन इलाकों में मुस्लिम लीग ये दम भरती थी कि यहां पर हमारी सर्वोच्चता है, हमारी वरीयता है और अगर हम यहां चुनाव लड़े तो 100 की 100 सीट जीतेंगे, 100% सीट जीतेंगे। जैसे कि असम है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, लेकिन वहां पर उनकी मेजॉरिटी तक नहीं आ पाई। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग को लगा कि अब इनके साथ मिलकर काम करना ठीक नहीं है। उनको शुरू में लगा था कि हमारी बहुत सारी सीटें हम जीत जाएंगे, सारे मुस्लिम इलाकों की सीट हम जीत जाएंगे और एक तरीके से हम ये दबाव बनाने में सफल रहेंगे कि देखो भारत के सारे मुसलमान हमारे साथ हैं और इस दबाव के साथ उनको अल्टीमेटली हमारा पाकिस्तान देना पड़ेगा। लेकिन जब ये बात ठीक नहीं हुई तो फिर हिंसा का रास्ता अपनाना शुरू किया मुस्लिम लीग ने। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो अंतिम रास्ता बचता है हिंसा का, उपद्रव का, कम्युनल राइट्स का, ठीक है। तो जब किसी तरीके से मुस्लिम लीग को काम बनते नहीं दिखा, पाकिस्तान 1906 से मांग रहे हैं, नहीं मिला, तो अंतिम विकल्प उन्होंने हिंसा का चुना, ठीक है। और आगे फिर देखते हैं। तो 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने विथड्रॉ कर दिया कि हम कैबिनेट मिशन को नहीं मानते, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान तो चाहिए लेकिन देगा तो अंग्रेज, देगी कांग्रेस की मर्जी से। इसलिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही। अब जनता खुद लड़ेगी और लड़ेगी कैसे? हिंसा करेगी, मारेगी लोगों को, और जब दूसरा पक्ष परेशान हो जाएगा तब कहेगा अच्छा ले लो पाकिस्तान। तो ये तरीके पे अब उतर आई थी मुस्लिम लीग, ठीक है। लेटर ऑन कांग्रेस आल्सो विथड्रॉ, जब मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया तो फिर कांग्रेस ने भी कैबिनेट मिशन का बायकॉट कर दिया और कांग्रेस अड़ी रही कि हम तो यूनाइटेड इंडिया के ही पक्ष में हैं। और इसी कांग्रेस के रुख के कारण मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाना शुरू किया, ठीक है। और डायरेक्ट एक्शन डे क्या है मैं आपको आगे बताता हूं। अब इंपॉर्टेंस जो है कैबिनेट मिशन प्लान का, महत्व क्या है इस मिशन में? इट ट्राइड टू कीप इंडिया यूनाइटेड। इसमें भारत को किसी भी तरीके से एक रखने की कोशिश की गई थी। मुस्लिम लीग को बहुत सारी छूट दी गई। मुस्लिम लीग जो चाहती थी कि रेसिड्यूटी पावर प्रोविंसेस को हो, प्रोविंस को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, ठीक है, मुस्लिम बहुल इलाकों पर हमारी सर्वोच्चता, ये तमाम बातें मान ली गई थी। प्रॉमिस टू सेफगार्डिंग माइनॉरिटीज, इसमें यह भी प्रावधान था
कि जिन इलाकों में जो माइनॉरिटीज होंगे उनके हितों की रक्षा की जाएगी, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। रेसिड्यूरी पावर्स टू प्रोविंसेस ये भी दे दिया गया था, ठीक है। तो ये तमाम प्रावधान कोशिश की गई कि मुस्लिम लीग कांग्रेस को एक रखा जाए, भारत में कम्युनल राइट ना फैले, भारत का विभाजन ना हो, ये कोशिश कैबिनेट मिशन ने किया, ये इसका महत्व है। लेकिन अल्टीमेटली जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर आता है कम्युनल होलोकास्ट, सांप्रदायिक दंगा। ये जो सांप्रदायिक दंगा है इसको करने का श्रेय जाता है मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग ने विथड्रू फ्रॉम कैबिनेट मिशन प्लान 29 जुलाई को, और फिर 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित करते हैं, जिसके अंतर्गत पूरे भारत में मुसलमान लोग जो हैं वो हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और अपनी डिमांड जनता के सहयोग से, मुस्लिम जनता के सहयोग से सरकार पर, कांग्रेस पर दबाव डालेंगे ताकि उनकी बात मान ली जाए। तो ये था डायरेक्ट एक्शन डे का प्लान। लेकिन उसका इंटरनल प्लान था कम मात्रा में हिंसा करना, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये जो हिंसा थी सबसे ज्यादा फैली थी बंगाल, यूपी और बिहार में। किलिंग एंड लूटिंग ऑफ हिंदूज एंड सिख्स, जिसमें हिंदू और सिखों को मारा गया, रेप किया गया, उनके घर जला दिए गए, ठीक है, तमाम प्रकार की गतिविधियां किया गया, जिसमें लगभग 4000 के आसपास हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग मारे गए थे। 1 लाख से ज्यादा लोगों के घर जल गए थे, घरों से बेघर होना पड़ा था, डर के मारे, दहशत के मारे घर छोड़ छोड़ करके भागना पड़ा था। इस लेवल का कम्युनल राइट मुस्लिम लीग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और ये सब किराए पर पैसा दे दे करके किया जा रहा था। उसमें जो मुसलमान टेक पार्ट कर रहे थे वो मजबूरी में थे, उनको एक सुनहरा भविष्य का सपना दिखाया गया था, उनके पास बेरोजगारी थी, उनके पास गरीबी थी, उसका फायदा उठा करके उनको पैसा दे दे करके कहा गया था जो जितने हिंदू और सिख मारेगा उसको उतने ज्यादा इनाम जो है वो दिए जाएंगे। इस प्रकार की बातें मैं आपको, और इसके पहले जब मोहम्मद अली जिन्ना पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको बताया, ठीक है। ये सब ऑथेंटिक सोर्सेस से चीजें हमने ली हैं और वहीं से ये बात हमने जो है आपको बता रहे हैं। ये जो दंगा हुआ डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान, सबसे ज्यादा इसका जो हिंसा फैली थी वो कलकत्ता में फैली थी, इसलिए क्योंकि कलकत्ता में 73% हिंदू थे, 26% मुस्लिम थे और 1% में कोई अन्य था, ठीक है। और यहां पर मुस्लिम लोग चुन चुन करके हिंदुओं को मार रहे थे, ठीक है। तो 1946 में सबसे ज्यादा दंगा जो फैला वो कलकत्ता में, इसलिए उसको 1946 कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी इस घटना को जाना जाता है, ठीक है। The day also marked the beginning of what is known as the week of long nights, लंबे छुरी तलवारों का सप्ताह। 1 सप्ताह चला है ये दंगा भयानक, 1 सप्ताह में ही ये सब कुछ हो गया, ठीक है। इसलिए एक कहावत हो गई थी द वीक ऑफ लॉन्ग नाइट्स, लंबे छुरी तलवारों का 1 सप्ताह। मेथड, इसमें मुस्लिम लीग ने जो हिंसा फैलाया, उस हिंसा को फैलाने में उन्होंने कौन कौन सा मेथड यूज किया? मैस्कैरे। मैस्कैरे का मतलब होता है सामूहिक जनसंहार। एक जगह पर उड़ीसा के 300 से 500 लोगों के बीच में संख्या थी उनकी, और वो एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। उस पूरी के पूरी फैक्ट्री में आग लगा दिया गया था, एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा था, ठीक है। तो मास किलिंग, मैस्कैरे, नरसंहार किया गया। पोग्रोम, POGROM, पोग्रोम, ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है धार्मिक उन्माद, धर्म के नशे में चूर होकर के जो हमारे धर्म के लोग नहीं है उनको उनके साथ हिंसा करना, इस शब्द को कहा जाता है पोग्रोम, जो कि हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ अपनाया था। वही स्ट्रेटजी मुस्लिम लीग ने हिंदुओं और सिखों के खिलाफ अपनाया था। फोर्स्ड कन्वर्जन, कुछ लोगों को एक अवसर दिया जाता था कि अगर प्राण बचाने हैं तो जबरदस्ती अगर आप मुसलमान बन जाते हैं, और केवल मुसलमान बनने भर से काम नहीं चलेगा, अभी आज मुसलमान बने हो उसके 1 घंटे के अंदर तुमको जजिया कर देना पड़ेगा मुस्लिम लीग को। यहीं से तो पैसा बटोर करके फिर वो हिंसा में खर्च करते थे, ठीक है। तो फोर्स्ड, ठीक है, हजारों लोगों को, अब क्योंकि प्राण बचाना था तो कुछ लोगों ने डर में, दहशत में धर्म भी बदल लिया और उनसे तुरंत कहा गया कि आप जजिया कर दीजिए, ठीक है। तो फोर्स कन्वर्जन करवाया गया। आर्सोन, आर्सोन माने संपत्तियों को लूटना, संपत्तियों पर आग लगा देना, किसी दूसरे की संपत्ति पर कब्जा कर लेना, ठीक है। तो कई फैक्ट्रियां जो हिंदुओं के थे, कई घरों पर और भी जो संपत्ति घरों में मिलती थी वो सारे संपत्तियों पर कब्जा कर लिया जाता था। एब्डक्शन, लोगों को गिरफ्तार टाइप का एक करके ले जाया जाता था। एंड मास रेप, भयानक मात्रा में महिलाओं के साथ दुर्दांत, बहुत निर्मम तरीके का रेप जैसी घटनाएं
इस समय उन्होंने की। कुल मिला के मुस्लिम लीग का टारगेट ये था। बाद में मुस्लिम लीग ने हाथ खड़े कर दिए कि ये सब हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये सब हमारे जो लोग हैं वो कर रहे हैं। और वही रणनीति आज भी पाकिस्तान अपनाता रहा है आतंकवाद के रूप में। जो सबसे सस्ता लड़ाई का तरीका है, युद्ध बहुत खतरनाक तरीका है और बहुत महंगा तरीका है, सबसे सस्ता तरीका है आतंकवाद। और उसी आतंकवाद के माध्यम से वही रणनीति आज भी जो मुस्लिम लीग ने अपनाई थी, वही रणनीति आज पाकिस्तान ने अपनाई है कि वो सस्ती रणनीति अपना के आतंकवाद भेजता रहता है, बाद में हाथ खड़े कर देता है, अपने मरे हुए लोगों तक को छोड़ देता है, उनका अंतिम संस्कार तक भारत के लोगों को, भारत की सेना को करना पड़ता है, ठीक है। तो हिंसा से हिंसा ही जन्म लेती है। हिंसा से जन्मा पाकिस्तान, जिस तरीके से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, एक दिन वो उसी तरीके से चलते चलते निपट जाएगा, ठीक है। जिन्ना ने एक बड़ा भड़काऊ भाषण दिया था और अपने लोगों से कहा था, ईदर डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड इंडिया, या तो हम विभाजन करवा के रहेंगे या इंडिया को बर्बाद कर देंगे। ये खुद उसका स्टेटमेंट है, ठीक है। स्पार्क्ड फर्दर रिलीजियस राइट्स इन नोआखाली, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एटसेट्रा। ये जो कलकत्ता में हिंसा हुआ, इसके कारण आगे और भी जगहों पर हिंसा भड़की और दूसरी भयानक हिंसा हुई थी नोआखाली में, जो पता चला कि कलकत्ता से भी भयानक हुआ था। नोआखाली जो आजकल चित्तगोंग डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में आ गया है, वहां पर भी भयानक हिंसा भड़की हुई थी, जहां पर यहां 4000 लोग मारे गए थे, वहां 5000 लोग मारे गए थे, ठीक है। भयानक हिंसा नोआखाली। फिर बिहार की कई जगहों पर, पटना में, मुर्शिदाबाद में, ऐसे कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सब जगह पर धीरे 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 पूरे अक्टूबर और नवंबर का महीना भयानक हिंसा का दौर था मुस्लिम लीग के द्वारा। sowed the seed of eventual partition of Pakistan, और इन्हीं घटनाओं ने अल्टीमेटली विभाजन के बीज बो दिए, अनिवार्य विभाजन के बीज। यानी अब इस नरसंहार को रोकने का एक ही उपाय था, और वो था या तो काउंटर अटैक करके मुसलमानों को भी मारा जाए, जिस प्रकार से हिंदू और सिखों को टारगेट किया गया है, वो किया नहीं जा सकता था। तो दूसरा तरीका था विभाजन, और इसीलिए वो सब कुछ कर रहे थे। और उनको मालूम था कि अगर हम हमला करेंगे तो वहां से तो हमला होने वाला है नहीं, गांधी बैठा है वहां, गांधी तो करने नहीं देगा। और गांधी के सिद्धांत के और भी कई सारे लोग थे, राजगोपालाचारी थे, विनोबा भावे थे। तो कांग्रेस में के अंदर तो कई अहिंसावादी बैठे हुए, तो वहां से काउंटर अटैक वाली बात तो हो ही नहीं सकती। हो सकता है सुभाष चंद्र बोस करते, तो वो है ही नहीं, ठीक है। हिंदू महासभा ने जितना कुछ विरोध करना था किया, लेकिन उसका कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो उतनी मजबूत पार्टी थी नहीं। तो कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को मालूम था कि इसका रिजल्ट तो आएगा, ठीक है, और वो आएगा पार्टीशन। उस समय जब ये घटना फैल रही थी तो 16 अगस्त को हुआ, और 20 तारीख तक 5 दिन के अंदर ये सारी घटना हो गई। अल्टीमेटली 21 तारीख को वहां की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया गया, क्योंकि सरकार मूक दर्शक बनी हुई थी। सरकार थी किसकी बंगाल में? मुस्लिम लीग की, जिसके चीफ मिनिस्टर कौन थे? हुसैन, नाम था हुसैन उनका, हुसैन शहीद सुहरावर्दी, ये चीफ मिनिस्टर थे। और ये मूक दर्शक बने हुए थे, पुलिस इन्हीं के हाथ में थी, बल्कि पुलिस और इन्हीं दंगाइयों की मदद कर रही थी, ठीक है। तो सरकार इनकी थी। गवर्नर थे वहां पर फ्रेडरिक बरो, लेकिन उनके पास कुछ ताकत थी नहीं, ज्यादा ताकत चीफ मिनिस्टर के पास ही थी। अल्टीमेटली जब हिंसा बहुत भड़क गई, बहुत ज्यादा मारकाट हो गया, तब गवर्नर को मजबूर होकर के वायसराय को चिट्ठी लिखनी पड़ी कि यहाँ की हालत बहुत खराब है। और अगले ही दिन 21 तारीख को वहां पर वायसराय रूल, यानी आज की तरह प्रेसिडेंशियल रूल वहां पर लागू हो गया, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। तब जाकर के 16 तारीख को शुरू हुआ हिंसा, 22 तारीख को रुका, यानी पूरा एक हफ्ता ये हिंसा चला। इसीलिए इसको कहते हैं द वीक ऑफ लॉन्ग नाइट्स, लंबे लंबे तलवारों का सप्ताह, जहां पर लोग नंगी तलवार हाथ में लिए घूम रहे थे। कहीं भी हिंदू सिख मिले, उनको मारना, काटना, रेप करना, संपत्ति लूट लेना, घर पे आग लगा देना, बच्चे देखते थे ना महिला ना बूढ़े। इस प्रकार की ब्रुटैलिटी यहां पर की गई थी। अब इसी सुंदर घटना से प्रेरित होकर के एक दूसरी सुंदर घटना घटती है, नोआखाली दंगा। 10 अक्टूबर को यहां पर घटना शुरू हो जाती है, जो कि नवंबर 1946 तक चलती है। यहां पर क्या होता है, मेन टारगेट थे यहां पर बंगाली हिंदूज, बंगाली थे, हिंदूज थे। डेथ 5000 से ज्यादा यहां पर डेथ होती है। डिस्प्लेस्ड एंड अफेक्टेड, इससे प्रभावित लोग 50000 के आसपास, उनको घर छोड़ना पड़ा, उनके घरों में आग लगा दिया गया, संपत्ति लूटी गई। मेथड्स, कौन सा मेथड मुस्लिम लीग ने यहां अपनाया? वही सारे मेथड जो ऊपर थे, ठीक है। मैस्करे, पोग्रोम, फोर्स्ड कन्वर्जन, आर्सन, एब्डक्शन, मास रेप इत्यादि, ये तमाम चीजें, ठीक है।
अब जब ये सारी घटना घट रही थी नोआखाली में, भारी मात्रा में हिंसा, तो महात्मा गांधी का हृदय बहुत पसीजा और वो सीधे चले गए नोआखाली और वहां 4 महीने तक रहे। हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोगों से मिलकर के शांति की अपील करते रहे, लेकिन उनकी अपील का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब ये ठान चुके थे लेके रहेंगे पाकिस्तान। ठीक है, अल्टीमेटली मजबूर होकर के कांग्रेस को पार्टीशन एक्सेप्ट करना पड़ा। जो मुस्लिम लीग चाहती थी उसको मिल गया। अदर राइट्स, इसके अलावा और भी कई जगहों पर भयानक दंगे हुए। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के महीने में ही बिहार में यदि देखें तो पटना, मुंगेर, भागलपुर, कुछ मुर्शिदाबाद इत्यादि में भी 4000 से ज्यादा यहां पर डेथ हुए थे। गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में एक बहुत फेमस हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर है, वहां पर भी भारी मात्रा में हिंसा हुई थी। 2000 के आसपास लोग जो है वो मारे गए थे। तो लगभग टोटल इस हिंसा में कई लाख लोगों की संपत्ति और घर छीने गए थे, लाखों लोगों का रेप और टॉर्चर किया गया था, धर्म परिवर्तन करवाए गए थे, 20 से 25 हजार लोगों की सीधे सीधे इसमें डेथ हुई थी। ये इतना ब्रूटल जो घटना थी, इसके कारण अल्टीमेटली कांग्रेस को मजबूरन जो है कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ा कि ठीक है, अब कोई विकल्प नहीं है, अब पार्टीशन होके रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब इधर जो है अगस्त से लेके नवंबर तक एक तरफ मुस्लिम लीग हिंसा करवा रही है, डायरेक्ट एक्शन डे मना रही है, और दूसरी तरफ सरकार के माध्यम से वो इंटरिम गवर्नमेंट में टेक पार्ट भी कर रही है। यानी एक तरफ वो ये दिखा रही है कि ये सब कुछ हम नहीं कर रहे हैं, और ये सब कुछ कब माना जाता कि मुस्लिम लीग नहीं कर रही है, जब वो कांग्रेस के साथ सहयोग करती और जो अंतरिम सरकार बनना था, इंटरिम गवर्नमेंट जो बनना था, उसमें सहयोग करती। तो वो कर रही थी, ताकि बाद में हम किसी से कहें कि भाई हम तो पूरा सहयोग कर रहे हैं, हम तो पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस में भाग ले रहे हैं, उधर दंगा फैल रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर अंग्रेजों के जो ऑफिशियल इतिहासकार थे, अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट थे, उस समय के जो इतिहास लिखे गए हैं, वहां से और बाद में पाकिस्तान बन जाने के बाद इन जिन्ना जैसे लोगों ने खुद स्वीकार किया कि ये सब कुछ हमारी एक सोची समझी रणनीति थी ताकि हम पाकिस्तान ले। ठीक है, तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, ये जो अंतरिम सरकार का बनना था, उसको बनाने के लिए इलेक्शन करवाया गया था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए इलेक्शन। और ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए जो इलेक्शन हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हुए थे। इसी इलेक्शन के आधार पर जो जितनी सीटें जीतेगा, उसी रेशियो में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में उसको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो इस ये जो इलेक्शन हुआ था, तो उसमें कांग्रेस की स्थिति क्या थी? कांग्रेस ने 91% ऑफ नॉन मुस्लिम वोट्स, नॉन मुस्लिमों के 100% में से 91% वोट्स कांग्रेस को मिले थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 102 में से 57 सीटें, यानी मेजोरिटी से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी। प्रोविंसेस में 11 प्रोविंसेस में से केवल 3 प्रोविंसेस में कांग्रेस की मेजोरिटी नहीं थी, बाकी 8 में मेजोरिटी थी, बंगाल, पंजाब और सिंध। ठीक, मुस्लिम लीग की क्या स्थिति थी? मुस्लिम लीग ने 100% जो मुस्लिम थे उनमें से 86.6% मुस्लिम वोट को इन्होंने प्राप्त किया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 102 में से 30 सीटें जीती, और मेजोरिटी इसको मिला था केवल 2 जगह, बंगाल और सिंध में ही इसको मेजोरिटी मिली थी। ये असम मांग रहे थे, असम में भी मेजोरिटी नहीं मिली। ये पंजाब मांग रहे थे, पंजाब में भी मेजोरिटी नहीं मिली। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस मांग रहे थे, वहां भी नहीं मिली। ये सिंध में मांग रहे थे, सिंध को मांग रहे थे, सिंध में भी सिंध में तो मिल गई। ठीक है, तो बाकी और जो भी ये मांग रहे थे कि हमको इनको भी दे दो, हम इनको मिला के पाकिस्तान बनाएंगे, इनको वहां भी मेजोरिटी नहीं मिली हुई थी। एज पर एबव परफॉर्मेंस, ये जो ऊपर का इनका परफॉर्मेंस था, इसी के आधार पर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में लोगों को सीट दिया गया, और उसी के आधार पर अंतरिम सरकार बनाई गई। अभी जो अंतरिम सरकार बना, उसमें कांग्रेस डोमिनेट था, क्योंकि कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी। तो देखते हैं कि कौन कौन सा मंत्री था। जवाहरलाल नेहरू ये प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स भी इनके पास था, यानी विदेश मंत्री भी थे, और कॉमनवेल्थ का जो मैटर है उसके मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। सरदार पटेल होम अफेयर्स गृह मंत्री थे। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई मिनिस्टर, बाबू जगजीवन राम लेबर अफेयर्स के मिनिस्टर, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर, मुस्लिम लीग से लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर, CH
भाभा ये माइंस एंड पावर मिनिस्टर, दूसरे मुस्लिम लीग के लीडर अब्दुल राद निस्तार पोस्ट एंड एविएशन मिनिस्टर, कांग्रेस के अरुणा आसफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कांग्रेस से ही सी राजगोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट्स मिनिस्टर और मुस्लिम लीग से जोगेंद्र नाथ मंडल लॉ मिनिस्टर। तो 3 इसमें मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स लिए गए थे। अब बाद में मुस्लिम लीग का क्या स्टैंड हुआ? मुस्लिम लीग ने कहा कि हमने मिलकर के कांग्रेस के साथ अंतरिम सरकार तो बना लिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पाकिस्तान का मुद्दा ठंडा हो गया, पाकिस्तान लेके रहेंगे पाकिस्तान। तो आगे उन्होंने कहा डायरेक्ट एक्शन विल नॉट बी गिवन अप। जो डायरेक्ट एक्शन चल रहा है, मारकाट चल रही है, वो चलती रहेगी, ठीक है, उसको हम वापस नहीं लेंगे तब तक जब तक पाकिस्तान ना मिल जाए। दूसरा, इन कमिंग डेज द क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान विल बी डिस्कस्ड। अभी तो हमने मिलकर आपके साथ सरकार बना लिया, लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान के बारे में आपको फैसला करना ही पड़ेगा। तीसरी बात, मुस्लिम लीग विल टेक पार्ट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मुस्लिम लीग संविधान सभा जब बैठेगी और संविधान बनने का काम होगा उसमें टेक पार्ट करेगी और अपना सहयोग देगी, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा हुआ है। अब हम आगे देखते हैं मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब संविधान सभा की मीटिंग, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने टेक पार्ट नहीं किया, अटेंड ही नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है असेंबली के सामने रखा कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें कैसा भारत बनाना चाहते हैं, उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा और डेमोक्रेसी, ये तमाम अच्छी बातें उद्देश्य प्रस्ताव का जो आज हमारा प्रियम्बल है उसी रूप में पेश किया गया था। मुस्लिम लीग मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑब्स्ट्रक्टेड इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। और सरकार तो बना लिया मुस्लिम लीग ने। अब कांग्रेस थोड़ा सा पीछे हटने लगी पाकिस्तान की मांग से। मुस्लिम लीग को लगा ये पाकिस्तान पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं, संविधान सभा में संविधान बनाने पे लगे हैं और हमें तो अपना अलग संविधान बनाना है, हमें इनके संविधान से तो लेना देना नहीं है। इसलिए जो मुस्लिम लीग के मंत्री थे उन्होंने सरकार में अवरोध पैदा करना शुरू कर दिया। काम में अड़ंगा, कोई काम है कर ही नहीं रहे, खुद भी नहीं कर रहा है, दूसरों को भी रोक रहे हैं, मत करो काम, अड़ंगा डालना उन्होंने शुरू कर दिया। अब जब अड़ंगा डालेंगे मंत्री लोग तो सरकार का काम बाधित हो जाएगा। तो सरकार का काम बाधित हुआ। कांग्रेस ने वायसराय ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखा कि भाई ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, या तो इनको समझाओ या इनका रेजिग्नेशन दिलवाओ, ताकि उनके जगह दूसरे कोई लोगों को रखें और सरकार चलाएं, ठीक है। तो ये बात कांग्रेस ने उनसे कहा। मुस्लिम लीग ने कहा भाड़ में जाओ, हमें तुम्हारे साथ काम नहीं करना। मुस्लिम लीग डिमांडेड डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अपनी जो रियल बात है उस पर आ गए। उन्होंने कहा संविधान सभा को भंग करो, हमें नहीं रहना संविधान सभा में, और हमें तुरंत पाकिस्तान दे दो भैया, हमें अपने हिसाब से काम करने दो, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर दंगा तो भड़क ही रहा था। इन दंगों के हालात में इधर सरकार नहीं चल पा रही थी, उधर दंगे चल रहे थे। ये तमाम गतिविधियां चारों तरफ से मुस्लिम लीग ने परेशान करके रख दिया था। कांग्रेस ने हाथ जोड़ के कहा ले लो पाकिस्तान, और अल्टीमेटली डिवीजन का बात तय हो गया। इसके बाद माउंटबेटन आएंगे और माउंटबेटन आकर के भारत का विभाजन करेंगे, और यहाँ हमारा जो भारतीय इतिहास का जो आधुनिक इतिहास है वहां पर समाप्त हो जाता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा 10-12 साल और आगे बढ़कर कुछ चीजों को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।